सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार। सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार पढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि थे और इनका जन्म कुर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिला के अंतर्गत कौसानी ग्राम में हुआ। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी मां का निधन भी हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 1919 में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि 15 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसमें हमने बताया था कि कुछ भारतीय विद्यार्थियों ने गांधी जी से प्रभावित होकर उनका जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे छात्र छात्राओं ने विद्यालय छोड़ दिया था अंग्रेजों का। तो उनमें से एक ही सुमित्रानंदन पंत भी थे जिन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपना विद्यालय छोड़ दिया। पंत जी इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपांक का कुशल संपादन किया इन्होंने और अनेक वर्षों तक इन्होंने आकाशवाणी में उच्च पद पर ये आसीन रहे। अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया और कविता में इनकी बहुत अधिक रुचि बाल्यकाल से ही रही। और पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और माँ भारती का ये सपूत 21 दिसंबर 1977 को सदैव के लिए विदा हो गया। इनकी जन्म और मृत्यु की जो समय है उसको याद रखने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनका जीवन काल केवल 77 वर्ष रहा। तो अगर उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और वो 77 वर्ष के जो है 77 वर्ष तक उनका जीवन काल रहा, तो उनका जो मृत्यु की तारीख है वो हुई 1977। तो आपको बस जीवन काल याद रखना है कि इनका जीवन 1900 मतलब इनका जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था और ये 77 वर्ष तक जिए, तो इनकी जो मृत्यु की डेट निकल के आएगी वो है 1977। सुमित्रानंदन पंत जी को एक कवि के रूप में एक दृष्टि में और ये अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। देखिए, इनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म स्थान है 1900 ईस्वी और जन्म स्थान है कौसानी अल्मोड़ा। इनका जो संपादन इन्होंने जिस पत्रिका का किया वो थी रूपभा पत्रिका। उनकी जो भाषा शैली है वो है भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली और शैली जो है इनकी छायावादी काव्य शैली। पंत जी छायावादी कवि रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्णकिरण, उत्तरा, अतिमा। और इनका जो निधन हुआ वो है 1977 ईस्वी। हिंदी साहित्य में स्थान। पंत जी को छायावाद के युग के प्रवर्तक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त है। जो छायावाद के 4 कवि हैं उनमें से पंत जी का भी एक नाम है। छायावादी जो कवि हैं चारों वो हैं जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। पंत जी का जीवन परिचय जानने के बाद अब हम उनके द्वारा रचित नौका विहार का अर्थ समझेंगे। ये नौका विहार पंत जी ने चांदनी रात में गंगा का मनोहारी चित्रण एक मनोहारी नायिका के रूप में किया है। देखिए, वो कहते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकित सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल।
लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल। यहाँ पर जो गंगा है उस गंगा का एक नायिका के रूप में सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्णन किया है। चांदनी रात है और चांदनी रात में गंगा किस प्रकार से लग रही है उसका कितना अच्छा मनोहारी वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में किया है। स्निग्ध का अर्थ होता है तरल चिकनी और ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी और नीरव का अर्थ होता है शब्द रहित। अपलक, अपलक का अर्थ होता है एकटक और अनंत, अनंत का अर्थ है आकाश। और सैकत, सैकत कहते हैं बालू को, सैकत का अर्थ है बालू या रेत। तनवंगी, तनवंगी का अर्थ है छहरे शरीर वाली या पतली दुबली नायिका। बिरल, बिरल का अर्थ है उथली कम जल वाली नदी। दीपित, और दीपित का अर्थ है यानी प्रकाशित। और करतल का अर्थ होता है, कर माने होते हैं हाथ और तल माने हथेली, करतल का अर्थ होता है हथेली। और कुंतल, कुंतल का अर्थ है बाल। और विभा, विभा का अर्थ होता है, विभा का अर्थ होता है कांति, चमक। और वर्तुल, वर्तुल का अर्थ होता है टेढ़ी। अब शब्द अर्थ के बाद अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इसका पूरे का अर्थ क्या है। शांत, यहाँ पर शांत का है शांत वातावरण है। यानी जो पंत जी ने जो वर्णन किया है गंगा का, तो वो बता रहे हैं कि चांदनी रात है और बिल्कुल शांत वातावरण है। और वातावरण कैसा है? स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल और कोमल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश अपलक तारों के रूप में पृथ्वी की नीरवता को सुंदरता को देख रहा है। यानी शब्द रहित होकर के आकाश धरती को देख रहा है। मतलब देखिए सभी बच्चे कल्पना करिए कि जो है चांदनी रात है और स्वच्छ स्वच्छ और कोमल चांदनी फैली हुई है। चारों तरफ जो है रात का माहौल है और आकाश में चांद निकला हुआ है, उसकी जो रोशनी है वो धरती पर फैली हुई है। और ऊपर जो आकाश है, तारों भरा जो आकाश है, वो धरती को एक टक बिना पलक झपकाए धरती को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। इसमें सैकत का अर्थ अभी बताया था बालू, रेत, यानी रेत की सैया पर। सैया कहते हैं पलंग या चारपाई या बेड, बिस्तर। यानी ये जो गंगा है वो कहाँ पर है कि जो ऐसे लग रहा है जैसे रेत की सैया पर या रेत के बिस्तर पर बहुत ही क्षीणकाय कमजोर सी ग्रीष्म तपिता यानी गर्मी से तपी हुई गंगा किसी थकी हुई स्त्री के भांति लेटी हुई है। यहाँ पर कल्पना करिए कि पूरे में जो गंगा के आसपास का जो वातावरण होता है वो रेत से भरा होता है और उसके बीच में से गंगा निकल रही है, गंगा बह रही है। तो कभी ने कल्पना की है कि ऐसे लग रहा है जैसे वो रेत रूपी बिस्तर पर थकी हुई गंगा लेटी हुई है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उस समय गंगा एक निर्मल तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि गंगा इस समय एक जो है जो तपस्वी जो कन्या होती हैं उसकी तरह निर्मल तापस कन्या की तरह दिखाई दे रही है और उसकी कोमल हथेलियाँ चंद्रमुख सी दीप्तिमान हो रही हैं। यानी जो उसकी हथेलियाँ हैं वो चंद्रमा के मुख के समान चमक जैसी लग रही हैं, यानी उज्जवल या दीप्तिमान हो रही हैं। लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता
तार तरल सुंदर। यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि उनके हृदय पर उनकी लहरें कोमल केश राशि की भांति लहरा रही हैं। श्वेत वर्णा यानी सफ़ेद रंग की गंगा के गोरे शरीर पर तारों के प्रतिबिंब इस प्रकार लहराते हैं मानो वे नीले आकाश के अंचल या चंचल आंचल हों। और वे चंद्रमा के आगे कहते हैं कि चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। वो कहते हैं कि मानो नीले आकाश के चंचल आंचल हो और वो चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार लहर के रूप में साड़ी की सिकुड़न भी शोभा दे रही है। यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि जो गंगा है वो एक बालू के रेत पर थकी हारी सी लेटी हुई है और निर्मल मन वाली तापस कन्या के समान प्रतीत हो रही है। और जो ये गंगा फैली हुई है, जो लहरें इधर उधर हैं, वो उसकी कोमल हथेलियां हैं जो चंद्रमुख यानी चंद्रमा से की रोशनी से दीप्तिमान हो रही हैं, चमक रही हैं। और जो उनके हृदय पर ये जो लहरें हैं, लहरों को कवि ने कल्पना किया है की है लहरों की कल्पना ऐसे की है जैसे किसी बालिका के ऊपर जो है बाल होते हैं, बाल बिखरे होते हैं उसके शरीर पर। तो इस तरह से जो ये गंगा की लहरें हैं वो उसके केश राशि हैं, यानी बाल बिखरे हुए हैं या उनके बाल लहरा रहे हैं। गंगा का रंग सफ़ेद होता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे गंगा के गोरे शरीर पर तारों के प्रतिबिंब इस प्रकार लहराते हैं। अब तारों का प्रतिबिंब कैसे लहराया कि ऊपर से जो चांदनी रात है, चांदनी रात का प्रकाश फैला हुआ है, ऊपर आकाश में तारे निकले हुए हैं, तो तारों का जो प्रतिबिंब है वो गंगा के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वो ऐसे लग रहा है मानो उस गंगा ने नीले कलर का कोई जो है साड़ी पहनी हुई है और जो छोटे छोटे तारे हैं वो उसमें चमक रहे हैं, यानी वो साड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा ने कोई तारों का आंचल पहन रखा है, तारों की एक साड़ी पहन रखी है। और जो लहरें हैं, जब वो लहरें उठती हैं गिरती हैं तो जैसे साड़ी में एक सलवटें होती हैं, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो लहरें हैं वो उस गंगा की साड़ी की लहरें हैं। और वो लहरें जब साड़ी की सिकुड़न बन जाती हैं तो वो बहुत ही जो है सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। यहाँ पर कवि ने गंगा को एक नायिका के रूप में दिखाया है। तो जहाँ पर किसी प्राकृतिक वस्तु को, प्राकृतिक चीज़ को जब हम नायक या मानव के तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। भाषा शुद्ध संस्कृत तत्सम शब्दों से युक्त, प्रसाद और माधुर्य गुण से संपन्न है। अनुप्रास अलंकार का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, जैसे साड़ी की सिकुड़न सी। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है। आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र और या तेज, जल्दी से। और सिकता की इस इस्मत सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता का अर्थ है रेतीली और सस्मित का अर्थ होता है, सस्मित का अर्थ मुस्कान युक्त, हंसी युक्त। और ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। लंगर, लंगर का अर्थ होता है नाव या जहाज को रोके जाने या रोके रखने का लोहे का एक बहुत भारी कांटा होता है, जिसको लंगर कहते हैं। लघु तरणी, लघु तरणी का अर्थ है छोटी नाव। और शुचि, शुचि का अर्थ है, शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र। रजत पुलिन, रजत पुलिन का अर्थ है चांदनी किनारा। इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, चांदनी रात का प्रथम पहर। यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में पंत जी गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़े। हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर मतलब तेजी के साथ। पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर है और हम बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी से एक छोटी सी नाव लेकर के तेजी से गंगा में आगे
बढ़े। सिकता की सस्मत सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। वो कहते हैं कि गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य यानी सुंदर लग रहा था, मानो मुस्कुराती हुई खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। उन्होंने कहा कि गंगा इस प्रकार से लग रही थी जैसे कि कोई हंसती हुई रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक जो है दिखाई देती है या विचरण करती हुई लग रही थी। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। आगे कहते हैं कि ऐसा सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। कहने का मतलब है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई और लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान मन को आकर्षण करने वाली धीरे धीरे गति से गंगा में तैरने लगी। मतलब जो है बच्चों कल्पना करिए कि जब वो सारी जो लंगर वो थी नावें थी, वो सब लोगों ने क्या होता है कि जो गंगा के किनारे जब शाम होती है तो सारी नावों को बांध दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन जब सब लोग उसमें बैठने के लिए आते हैं तो सब नावों को खोल दिया जाता है और नावों को चलाने के लिए एक लंगर ली जाती है, पतवार ली जाती है दोनों तरफ से, कि जो पानी जिससे धकेला जाता है, नाव आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने देखिए किस तरह से कल्पना की है कि जब लंगर को लेकर के नाव वाले जो है चलाने के लिए चले और उसमें से पंत जी भी हैं, नाव लेकर वो भी चले, तो जो नावें हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि कोई जो है जैसे लग रही हैं जैसे कोई हंस जो है अपने पंख खोल करके आगे बढ़ता है। हंस देखा होगा या हंस नहीं देखा है तो बत्तख तो देखी है ना। बत्तख जब पानी में तैरती है तो वो अपने पंख जो है ऊपर नीचे करती रहती है। तो उसकी कल्पना उन्होंने की है कि ये जो नावें हैं, जो नावों को चलाने वाले लोगों ने पतवार ले रखी है और जब वो उसको चला रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे गंगा में जो है कोई सुंदर सुंदर हंस के जोड़े आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तृणी हंसनी सी सुंदर। वो जो नावें हैं वो सुंदर हंसनी सी लग रही हैं और धीरे धीरे गंगा में उतर रही हैं। तिर रही खोल खोल पालों के पर, यानी वो जो है अपने लंगर रूपी पाल पर जो है खोल करके और वहाँ पर गंगा पर तैर रही हैं। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रज पुलकित पुलिन निर्भर। आगे कहते हैं कवि कि गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। मतलब जो उसका जल है गंगा का वो बहुत ही साफ सुथरा है और इतना साफ सुथरा है जैसे कि दर्पण होता है, शीशा होता है, जैसे शीशे में बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है। तो उसका जल भी बहुत ही स्वच्छ है और स्वच्छ मतलब साफ सुथरा है। और उस स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। वो कहते हैं कि गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुंदर लग रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट जो है प्रतिबिंबित होकर दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित कालांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा है जैसे मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चित होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। अब यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि एक राजभवन है गंगा के किनारे, उसकी जो परछाई है भवन की वो उस गंगा में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी कवि ने कल्पना की है कि वो भवन की परछाई
जो गंगा में पड़ रही है, तो उसको देख करके कवि ने कल्पना की है कि ऐसे लग रहा है जैसे वो राजभवन उस गंगा में शांत मन से सोया हुआ है और उसके अंदर अपने वैभव के सपने जो है तैर रहे हैं। आगे की काव्य पंक्ति देखिए। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के अंग छोर। हिलोर का अर्थ है लहरें। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। जिनके लघु दीपों की चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती हैं लहरें लुक छिप क पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कंचों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक कर दसवीं का शशि निज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा का सा रुक रुक। हिलोर का अर्थ होता है लहरें और विस्मित नैनों से का अर्थ है आंखें फाड़कर। और चल का अर्थ है चंचल। तारक दल का अर्थ होता है तारों का समूह। ज्योतित का अर्थ है प्रकाशित होना। और अंत स्थल का अर्थ है भीतरी भाग, अंदर का भाग। कचो कहते हैं बाल। और त्रियक मुख का अर्थ है तिरछा मुंह, टेढ़ा मुंह। नौका से उठती हिलोर, जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के छोर छोर। यहाँ पर कवि जी कहते हैं, पंत जी, कि जब गंगा में नौका चलती हैं तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंब सारा आकाश हिल उठता है। अभी देखिए क्या कल्पना की है कवि ने कि जो आकाश की परछाई कहाँ पर पड़ रही है, गंगा में पड़ रही है। अब जब गंगा में नौकाएं चल रही हैं तो पानी हिल रहा है, तो जब पानी हिल रहा है तो जो परछाई है आकाश की, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि आकाश भी हिल रहा है। बच्चों आपने देखा होगा जैसे पानी होता है या आपने नदी या तालाब देखा है, तो उसमें जिसकी भी परछाई आती है, जैसे कि मान लो चंद्रमा की आ रही है और जब पानी हिलता है तो चंद्रमा भी ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह से जब आकाश की परछाई गंगा में आ रही है और नावें चलने के कारण जब पानी हिल रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे आकाश भी हिल रहा हो। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। यहाँ पर उन्होंने बताया कवि ने, पंत जी ने, कि गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंब तारों की परछाई ऐसी प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है अब दूसरी कल्पना की है कि जो आकाश के तारे हैं उनकी परछाई भी गंगा में दिखाई दे रही है, तो उनको कवि ने कल्पना की है कि ऐसे लगता है जैसे तारे जो हैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसमें कुछ खोज रहे हैं, गंगा में कुछ ढूंढ रहे हैं। जिनके लघु दीपों को अंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अब उन्होंने बताया कि इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपाती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अब इसकी भी क्या कल्पना है कि आकाश में से जो तारे हैं वो गंगा में दिखाई दे रहे हैं। अब गंगा में जब तारे की परछाई पड़ी, प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई, जैसे ही वो आसमान से तारे की परछाई गंगा पे पड़ी, लेकिन दूसरे ही पल एक लहर आती है और वो जो है तारों की जो परछाई होती है वो ढक जाती है। तो इसकी कल्पना कवि ने ऐसे की है जैसे कि कोई जो है अपने आंचल से कोई वस्तु छिपा ली जाती है, तो ऐसे ही जो गंगा भी है वो उन तारों को अपने लहरों रूपी आंचल से छिपा रही है। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। अब आगे उन्होंने कहा कि सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है, आकाश में एक शुक्र तारा है वो झिलमिला रहा है और उसकी शोभा, उसकी सुंदरता जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है। मतलब प्रतिबिंबित का अर्थ है कि उसकी जो परछाई है इस शुक्र तारे की वो भी उस गंगा में दिखाई दे रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है।
लहरों के घूंघट में झुक झुक कर दशमी का शशि निज त्रियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब उन्होंने बताया कि जो शुक्र तारा है वो क्या है कि उसका प्रतिबिंब भी गंगा में दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले वालों, यानी जो गंगा के बाल कैसे हैं, सफ़ेद हैं। जो गंगा की लहरें होती हैं वो सफ़ेद होती हैं और उनकी लहरों को कवि ने किससे कल्पना की है, सफ़ेद बालों से। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसे लग रहा है जैसे वो शुक्र तारे को कहाँ छुपा रही हैं, अपने सफ़ेद बालों में छिपा लेती हैं। पंत जी ने कहा कि वो किस प्रकार छिपा रही हैं, जैसे कोई जो है अपने रूप से अनजान कोई नायिका जिस प्रकार अपनी कभी कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उघाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में जो प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र भी कभी अपना मुख तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। अब यहाँ पर जो है चंद्रमा की परछाई भी गंगा में दिख रही है। तो जब एक बार तो चंद्रमा की परछाई दिखती है, लेकिन दूसरे ही पल जब लहर आती है और लहर से वो चंद्रमा छुप जाता है। बच्चों देखिए, कल्पना करिए किस तरह से चंद्रमा की परछाई कल्पना में देखिए कि चंद्रमा की जो परछाई है वो गंगा में पड़ रही है, तो उस समय वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे ही पल जब लहर आती है तो वो चंद्रमा उस लहर से ढक जाता है। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि वो चांद ऐसे लग रहा है जैसे कोई नायिका अपना जो है घूंघट से कभी अपना मुंह जो है ढक लेती है और कभी उघाड़ देती है। तो आज हम इस वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी के जो नौका विहार के जो कविता है, आज हम उसका इतना ही अर्थ समझेंगे। इसका शेष जो अर्थ है कविता का वो हम दूसरी वीडियो में भाग 2 में समझेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये नौका विहार का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। धन्यवाद।